हेलो दोस्तों, आज हमारा ये बीएनएस का 9th लेक्चर आज हम पढ़ेंगे। जनरल से रिलेटेड है और चैप्टर नंबर 3 है आपका। इसमें जो आपका आईपीसी थी उसमें ये चैप्टर नंबर 4 था। अब इसमें चैप्टर नंबर 3 है और ये जो चैप्टर है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। वैसे ये जनरल एक्सेप्शन के बारे में प्रावधान करता है, प्रोविजन करता है, लेकिन फिर भी ये 2 पार्ट में यहाँ से डिवाइड है। पहला ये है सेक्शन जो 14 से पूरा जो चैप्टर है ये 14 से 44 सेक्शन तक है, ठीक है। लेकिन ये जो 2 पार्ट में डिवाइड है उसमें अगर हम बात करें तो पहले ये 14 से 33 और फिर 14 से 33 और फिर 34 से 44, इस तरह से 2 पार्ट में यहाँ पे ये डिवाइड है। तो जो 14 से सेक्शन 14 से लेकर सेक्शन 33 तक ये जो प्रोविजन है ये ऐसे प्रोविजन है, इनके अधीन ऐसे कार्य दिए गए हैं जो विधि के द्वारा क्या होते हैं, विधि के द्वारा उनको क्षम्य यानी एक्सक्यूजेबल उनको ठहराया जाता है। और जो 34 से 44 सेक्शन तक ये दिए हुए हैं इनको विधि के द्वारा जस्टिफाइड ठहराया जाता है, न्यायानुमत, ठीक है। और ये जो विधि द्वारा क्षम्य है मतलब विधि द्वारा जो न्यायानुमत कार्य हैं ये आपके प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड ऑफेंस है, प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड, ठीक है ना। अब जनरल एक्सेप्शन यहां पर क्यों दिए गए हैं? कुछ व्यक्ति का कार्य इस तरह के होते हैं जो जिनके अंतर्गत करने पर उस व्यक्ति को या तो उसके कार्य को विधि द्वारा क्षम्य घोषित कर दिया जाता है या विधि द्वारा उसको न्यायानुमत ठहराया जाता है, यानी एक्सक्यूजेबल बाय लॉ होते हैं या फिर जस्टिफाइड बाय लॉ होते हैं, ठीक है। यानी उसके अंदर मेंसरिया की अनुपस्थिति होती है, एब्सेंस होती है। यानी जैसे जो मेंसरिया था ना तो उसमें ये होता है कि ये किस सिद्धांत पर है? जनरल एक्सेप्शन। जनरल एक्सेप्शन इस सिद्धांत पर है कि व्यक्ति को तभी दोषी ठहराया जाना चाहिए, व्यक्ति जो है वो तभी दोषी ठहराया जाना चाहिए जब उसका कार्य जो है क्या हो? विधि विरुद्ध हो। जब उसका कार्य विधि विरुद्ध हो, जब कार्य विधि विरुद्ध, विधि विरुद्ध का मतलब अनलॉफुल, जब उसका कार्य अनलॉफुल हो तभी उसको दोषी ठहराया जाना चाहिए। यानी उसके कार्य के साथ साथ में उसका क्या? मन भी दोषी होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन ये हो गई, ठीक है ना। तो यहां पर जो हम पढ़ते थे मैक्सिमम एक्टस नॉन फेसिट रियम निसिमेंस ट्रिया, यानी कार्य के साथ साथ में दोषी मन भी होना चाहिए। तो यहां पर क्या है कि जो व्यक्ति होता है जिसके द्वारा अपराध किया जाता है उसका दोषी मन नहीं होता है, यानी वहां पर मेंसरिया की अनुपस्थिति होती है। तो ये कार्य हो गए। और इसमें जो जनरल एक्सेप्शन है यहाँ पर जो आईपीसी थी आपकी वो चैप्टर नंबर 4 था और 76 से लेकर 76 से लेकर 106 सेक्शन तक इसमें प्रोविजन थे। और जो प्राइवेट डिफेंस वाला जो 2 पार्ट में है ये यहाँ पर 14 से 33 है और 34 से फिर 44 है। इसमें आईपीसी का ये 96 से 106 तक प्रोविजन थे और यहाँ 76 से 95 तक प्रोविजन थे। ये इस तरह से यहाँ पर प्रोविजन थे। अब जो बात आती है आगे वो आती है, क्योंकि इसमें से प्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं और मेन से रिलेटेड तो बनते ही बनते हैं यहाँ से, ठीक है ना। प्री से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इसमें हम पढ़ते हैं अब आगे। तो कुछ जो सेक्शन है यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो कोरिलेट करती हैं एक दूसरे को, उनसे रिलेटेड, क्योंकि वो मेंस का क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर जो 14 सेक्शन है और 14 के साथ में यहाँ पर आपको सेक्शन पढ़नी है 17। तो 14 के साथ में आप 17 सेक्शन जब आप पढ़ेंगे तो इन दोनों का एक साथ में क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा मेंस का, ठीक है। तो इसको एक साथ पढ़ना है मेंस के हिसाब से, और बाकी जो इसके बीच में जो 15 और 16 सेक्शन है उसको एक साथ पढ़ना है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन है यहाँ पर सेक्शन 14। सेक्शन 14 जो है वो क्या कहता है
ये आपका 76 से कोरिलेट है आईपीसी से। ये कहता है कि विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण दो कंडीशन इसमें होती है, यानी जो पर्सन है वो बाउंड होता है या फिर बाय मिस्टेक करता है किस चीज के बारे में, फैक्ट के बारे में। तो फैक्ट के बारे में, अब फैक्ट की परिभाषा हमने बीएसए में पढ़ी है, तो वहां से हम आप फैक्ट की डेफिनेशन को देखते हुए यहां पर उसको काम में लेंगे। तो विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को, स्वयं को, मतलब विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति, उसके द्वारा किया गया कार्य, उसके संबंध में ये बात करता है सेक्शन 14। तो सेक्शन 14 कहता है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उस कार्य को करने के लिए क्या है, बाउंड बाई लॉ है, या दूसरी कंडीशन क्या है, या तो बाउंड बाई लॉ है उस कार्य को करने के लिए, या फिर दूसरी कंडीशन है कि वह तथ्य की भूल के कारण, यानी बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण। तो इस सेक्शन में ही मना कर दिया गया है कि विधि की भूल नहीं होनी चाहिए, और तथ्य की भूल के कारण वह व्यक्ति गुड फेथ में, सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है कि वह उस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, यानी बाउंड बाई लॉ है। तो यहां पर ये जो सेक्शन कहती है, इस तरह से इसके एसेंशियल एलिमेंट्स निकल के आते हैं कि व्यक्ति के द्वारा जो किया गया कार्य है वो एक तो विधिपूर्ण होना चाहिए, ठीक। दूसरा ये है कि व्यक्ति जो है तथ्य की भूल के कारण अपराध करना चाहिए, या फिर जो है वो उस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होना चाहिए, और सद्भाव पूर्वक उसे विश्वास होना चाहिए उस कार्य को करने के लिए कि वह विधि द्वारा इस कार्य को करने के लिए क्या है, बाउंड बाई लॉ है। तो ये इसके एलिमेंट्स इसके यहां पर निकल के आते हैं। अब इसमें दो वर्ड यहां पर प्रयोग हुए हैं, एक तो है गुड फेथ। तो यहां पर जो गुड फेथ है, यहां पर जो गुड फेथ है, ये आपका बीएनएस में सेक्शन 2 का क्लॉज 11, इसमें ये परिभाषित है। जो आईपीसी थी उसमें ये सेक्शन 52 में डिफाइन था, और यहाँ पर ड्यू केयर एंड अटेंशन जो होता है वो यहाँ पर गुड फेथ का अर्थ यहाँ पर लिया जाता है कि उचित सतर्कता और सावधानी से, ड्यू केयर एंड अटेंशन जो है। और दूसरा इसमें है बाउंड बाई लॉ। ये जो बाउंड बाई लॉ है इसका मतलब क्या है, ये आपका सेक्शन 2 का क्लॉज 15 बीएनएस का उसमें डिफाइंड है, जो कि आईपीसी में सेक्शन 43 में डिफाइंड था। तो यहाँ पर ये विधि द्वारा आबद्ध होने के लिए मतलब क्या होता है कि वह उस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। यदि वह उस मतलब कार्य का लोप भी, अगर वो उस कार्य को नहीं करता, यानी कार्य का लोप भी जहां पर अपराध बन जाता है, तो वहां पर उस व्यक्ति जो उस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होना चाहिए। तो ये यहाँ पर जो है विधि द्वारा आबद्ध की परिभाषा जो है यहाँ पर दी गई है। उसके बाद में अब बात आती है इससे रिलेटेड जो है एक चीज और आती है। अच्छा, जनरल एक्सेप्शन में जब हम पढ़ रहे थे ना, तो जनरल एक्सेप्शन जब स्टार्टिंग में हम बता रहे थे, तो उसमें आपको क्या करना है, हमने पढ़ा है सबूत के भार से संबंधित बर्डन ऑफ प्रूफ। और बर्डन ऑफ प्रूफ जो आपका बीएनएस है उसमें आप सेक्शन 104 पढ़ेंगे, वहां से 104 से जब आप सेक्शन पढ़ेंगे बीएसए में जब सेक्शन 104 से पढ़ेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे कि सेक्शन 108 पढ़ेंगे। तो 108 में क्या है, यहां पर 108 में ये दिया हुआ है कि जो व्यक्ति है, अभियुक्त जो होता है, अभियुक्त का मामला अगर अपवाद के अधीन आता है, एक्सेप्शन के अधीन आता है, तो उसको साबित करने का भार किस पर होता है, अभियुक्त पर होता है। वैसे आपराधिक मामलों में जो सबूत का भार होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, वो प्रोसिक्यूशन पर होता है। लेकिन
सेक्शन 108 इस नियम का एक्सेप्शन है, जो कहती है कि अब जो अभियुक्त है अगर उसका मामला एक्सेप्शन के अंतर्गत आता है, अपवाद के अंतर्गत, अपवाद के अंतर्गत मतलब 14 से 44 के अंतर्गत आता है बीएनएस की सेक्शन के अधीन, तो फिर उस सबूत का भार जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अभियुक्त पर होगा। ठीक, उसके बाद में यहां से तो ये मेंस के हिसाब से भी आपका इतना हो गया। अब बात आती है इससे रिलेटेड केस लॉ की, कि फैक्ट जो है यानी तथ्य की भूल जो है उसको जो ये क्षमा करती है, सेक्शन 14। अब इससे रिलेटेड एक तो मैक्सिम है, सूत्र है या मैक्सिम बोलते हैं। किस मैक्सिम पर यह आधारित है? ये है कि विधि की भूल क्षम्य नहीं है, तथ्य की भूल क्षम्य यानी एक्सक्यूजेबल, क्षम्य है। ये मैक्सिम है। इसको इंग्लिश में, ये लैटिन भाषा में जो है इग्नोरेंशिया जूरिस, इग्नोरेंशिया का मतलब जो है भूल, जूरिस मतलब विधि की, इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन मतलब नहीं, और एक्सक्यूसेट का मतलब है क्षम्य, और इग्नोरेंशिया फेसिट, फेसिट मतलब फैक्ट से यानी तथ्य की, एक्सक्यूसेट यानी तथ्य की भूल क्या है, एक्सक्यूसेट मतलब क्षम्य, क्षम्य है, ठीक है ना, लेकिन विधि की भूल वो क्षम्य नहीं है। तो ये आपका जो होता है अब उस मैक्सिम है। और अब पढ़ते हैं इससे रिलेटेड जो केस लॉ है उनको। इसमें केस लॉ क्या है? पहला तो इसमें जो केस लॉ है वो है आर वर्सेस प्रिंस का केस। एक तो आपको ये लिखना है मेंस में, और प्री में भी यहां पर पूछा जाता है, ठीक है। तो आर वर्सेस प्रिंस का केस है ये 1875 का। इसमें क्या हुआ था कि 16 वर्ष की एक लड़की को 18 वर्ष की लड़की समझ करके एक व्यक्ति जो है वो भगा ले गया था, ठीक है ना। तो शॉर्ट में ही पढ़ लो, बस याद रख लो कि हाँ मैटर क्या था, कि 16 वर्ष की लड़की को 18 वर्ष की लड़की समझ करके भगा ले गया था। तो कोर्ट ने यहाँ पर उसको ये तथ्य की भूल जो है यहाँ पर नहीं माना था, ठीक है ना। तो इसमें उसको व्यभिचार के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। दूसरा इसमें है आर वर्सेस टाल्सन का केस है। आर वर्सेस टाल्सन का केस 1889 का है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो पत्नी थी उसका पति जो वो उसको छोड़ करके चला गया था, मतलब, और 6 वर्ष इसको हो चुके थे, ठीक है। तो उसने गुमशुदगी की उसकी जो है रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, और वो 6 वर्ष तक नहीं आया था। और 6 वर्ष बाद में जो है क्या किया, पत्नी ने जो है वो द्विविवाह कर लिया, यानी दूसरा विवाह कर लिया। अब जब दूसरा विवाह कर लिया तो जो पति आया उसने उसको बाइगेमी के अपराध के लिए उसको वहां पर प्रोसिक्यूट किया, उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया। तो कोर्ट ने इसको द्विविवाह के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया। उसने कहा कि ये जो पत्नी ने जो दूसरा विवाह किया है वो यहाँ पर तथ्य की भूल नहीं है, ये गुड फेथ में जो यहाँ पर कार्य है इसका, ठीक है ना, सद्भाव पूर्वक यहाँ पर कार्य किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है मतलब, और दूसरा ये था कि उन्होंने इस विश्वास पर कार्य किया था कि उसके पति की जो है वो मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि 6 वर्ष जो है हो चुके थे, ठीक है। अब उसके बाद में इसमें जो नेक्स्ट है वो है आर वर्सेस व्हीट एंड स्टॉक। आर वर्सेस व्हीट एंड स्टॉक का केस है 1921 का। इस केस में क्या था कि एक इलिटरेट मतलब अशिक्षित अनपढ़ व्यक्ति था, उसने जो है दूसरा विवाह इस भ्रम में कर लिया था कि उसके निर्देश अनुसार, यानी उसकी राय में उसके वकील ने, उसे लगा कि उसके वकील ने जो है वो क्या किया है, दूसरा विवाह विच्छेद जो है वो करा लिया। उसका मतलब दूसरा नहीं, उसका विवाह विच्छेद यानी डाइवोर्स की डिग्री ले ली है उसने,
ठीक है ना। इस विश्वास नहीं बल्कि इस भ्रम पर उसने जो है वो क्या किया, दूसरा विवाह कर लिया। तो कोर्ट ने फिर भी उसको बाइगेमी के लिए दोषी ठहराया था और उसको जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट था उसका लाभ जो उसको बचाव नहीं दिया। तो यहाँ पर तीसरा केस इसका ये होता है। उसके बाद में अब इसमें आता है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेक्शन नहीं बल्कि इलस्ट्रेशन और पढ़ लेते हैं इसके। इलस्ट्रेशन क्या है? इलस्ट्रेशन ये कि विधि के समादेशों के अनुरूप मतलब अनुवर्तन में, यहाँ पर अनुरूप बल्कि अनुवर्तन में आएगा, उसके पालन में। तो किसमें? जो कंफर्मिटी इन द कंफर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ लॉ, यानी विधि के समादेश के अनुरूप अनुवर्तन में अपने सीनियर ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक सोल्जर ए भीड़ पर गोली चला देता है। तो अब यहाँ गोली चलाने से जो भी जिसकी भी मृत्यु हुई है उसके लिए उसको दायी नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि वह क्या कर रहा है, विधि द्वारा आबद्ध है जो है और विधि के समादेश के अनुवर्तन में कार्य कर रहा है। ठीक है, इसलिए वहां उसने ए ने कोई अपराध नहीं किया। अब यहाँ जो विधि के समादेश के अनुवर्तन में अनुरूप होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो विधि के द्वारा जो आदेश है वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पर विधिपूर्ण होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। ठीक है ना। और जब तक ये लॉफुल नहीं होगा ऑर्डर, तब तक यहाँ पर उसको क्या बचाव नहीं मिलेगा। ठीक है। अब दूसरा इलस्ट्रेशन इसमें यह है कि कोर्ट का जो ऑफिसर है, ए नामक कोर्ट का ऑफिसर जेड नामक या कहें कि वाई नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए उस कोर्ट के द्वारा आदेशित किए जाने पर और उचित जांच करने के बाद में यह विश्वास करके कि वाई ही जेड है और वाई को गिरफ्तार कर लेता है, बल्कि वो आया किसको था, जेड मान के चलो, मतलब वो वाई को गिरफ्तार करने आया है और वो कंफ्यूजन में जेड को गिरफ्तार कर लेता है। तो ए ने कोई अपराध यहाँ पर नहीं किया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है ना। तो दो हो गए, एक विधि द्वारा आबद्ध वाला जो है ये हो गया और ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल हो गए। अब दूसरा आता है यहाँ पर जो 15 नंबर है, सेक्शन 15। सेक्शन 15 आपकी सेक्शन 77 से कोरिलेट है। ये क्या कहती है, ये 77 यानी 15 और 16 इनको एक साथ पढ़ना। अब 76 के साथ में यानी 14 के साथ में आपको 17 पढ़नी है। ये कहती है न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य, यानी एक्ट ऑफ जज देखा जाएगा जब वो एक्टिंग कर रहा है यानी कार्य कर रहा है जुडिशियली। तो कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिक रूप से कार्य करते हुए किसी न्यायाधीश के द्वारा किसी ऐसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है। कैसी शक्ति? जिसके बारे में उसे गुड फेथ में विश्वास है कि वह शक्ति उसके पास में है या वह शक्ति उसे विधि के द्वारा दी गई है। जो पावर है उसके पास में, उसका उसे गुड फेथ में विश्वास है कि वह पावर उसके पास में है या उसे विधि के द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर जो न्यायाधीश के कार्य होते हैं उनको यहाँ पर क्षम्य किया जाता है, ठहराया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर जो 16 है और आपकी 78 है आईपीसी की, कि न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में कोई कार्य किया जाता है, यानी कोई भी एक्ट वो डन परसुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, यानी कोई बात जो कोर्ट के ऑर्डर या जजमेंट के अनुसरण में, परसुएंस में, इन द परसुएंस ऑफ, परसुएंस में की जाती है या उसके द्वारा समर्थित होती है। ठीक है ना। तो यदि वह ऑर्डर या जजमेंट के लागू रहते की जाए बात, तब वो अपराध नहीं है, चाहे उस कोर्ट को ऐसा ऑर्डर जजमेंट देने की उसको अधिकारिता यानी जुरिस्डिक्शन चाहे रही हो या ना रही हो, परंतु ये तब ही होगा जबकि वो कार्य जो किया जा रहा है, कार्य करने वाला व्यक्ति गुड फेथ में विश्वास करता है कि वह उस न्यायालय, गुड फेथ में विश्वास करता है कि उस कोर्ट को ऐसा जुरिस्डिक्शन है, जो ऑर्डर जजमेंट देने का उसको जुरिस्डिक्शन है, इस बात का वह गुड फेथ में विश्वास करता है। तो ये जो धारा 16 है ये बेसिकली
जल्लादों के संरक्षण के लिए यहाँ पर बनाई गई है। जल्लादों को संरक्षण, जो फांसी वगैरह देते हैं जल्लाद, उनके संरक्षण के लिए यहाँ पर ये सेक्शन है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 17। सेक्शन 17 आपका जो 79 है सेक्शन आईपीसी का, उससे कोरिलेट है। ये कहती है कि विधि द्वारा न्यायनमत, अब यहाँ पे न्यायनमत है, जबकि 76 में क्या था, विधि द्वारा आबद्ध। ये दो शब्दों का अंतर, एक शब्द का अंतर है, जो एक तो है आबद्ध और एक है न्यायानुमत। यानी ये तो हो गया जस्टिफाइड। ठीक है। तो ये हो गया 17 में और आबद्ध हो गया 14 में, विधि द्वारा। ठीक है ना, इसमें भी विधि द्वारा न्यायानुमत। तो इस तरह से हो गया। तो एक ही शब्द का अंतर है यहाँ पे, आपको यही याद रखना है बस, 17 और 14 में। विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य है। यानी कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है, यानी हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ, या फिर तथ्य की भूल के कारण, यानी बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ना कि विधि की भूल के कारण, यानी विधि की भूल को यहाँ पर मना कर रहा है। गुड फेथ में विश्वास करके की जाती है, यानी वह अपने ऊपर गुड फेथ में विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है, यानी जस्टिफाइड बाय लॉ है। तो यहां पर क्या है, यहां पर ये विधि की भूल को जो है वो क्षम्य नहीं ठहरा रही है। ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, इसका इलस्ट्रेशन आप देखेंगे कि ए जेड को ऐसा कार्य करते हुए देखता है जो ए को हत्या लगता है, और ए हत्या मतलब मर्डर लगता है, और एक गुड फेथ में काम में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णय, यानी जो वो व्यक्ति है, ए नामक व्यक्ति है, वो जेड के कार्य को देखते हुए कि उसने जो कार्य किया है वो उसे हत्या लग रहा है, तो ए नामक व्यक्ति गुड फेथ में काम में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णय, अपनी मतलब राय के अनुसार, अपने डिसीजन के अनुसार उस शक्ति को प्रयोग में लाते हुए जो विधि ने हत्या करने वालों को उस कार्य में पकड़ने के लिए समस्त व्यक्तियों को दे रखी है, जेड को उचित प्राधिकारियों के समक्ष ले जाने के लिए जेड को अभिग्रहित करता है, यानी पकड़ लेता है ना, सीज कर लेता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया है, चाहे बाद में ये पता चले उसे कि जेड तो आत्मरक्षा में कार्य कर रहा था, यानी हत्या जो की है उसने, वो बाद में ऐसे लगे कि वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में कार्य कर रहा था। तो इस तरह से यहां पर क्या है कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति जो होता है, हमने उसमें पढ़ा है बीएनएसएस में, तो बीएनएसएस में प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी की जाती है, तो वहां पर ये काम आती है सेक्शन कि वहां पर जो है प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार करता है तो वहां पर ये सारे फैक्ट जो है लागू होने चाहिए कि गुड फेथ में काम में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार शक्ति का प्रयोग करते हुए में, और वह व्यक्ति उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है। तो बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर हो जाता है वहां पर, तो फिर जो है उसको दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो ये यहाँ पर सेक्शन आपकी 79 है, 79 मतलब 17 है और आईपीसी की 79 है। अब इससे रिलेटेड जो केस लॉ है, इसमें ये विधि की भूल से संबंधित जो है दोनों सेक्शन आपको लिखनी है। जब भी क्वेश्चन आता है कि तथ्य की भूल और विधि की भूल के संबंध में प्रावधान बताइए, तो आपको 17 और 14 दोनों ही सेक्शन को लिखना है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो बात आती है इसमें केस लॉ की। ठीक है।
तो केस लॉ क्या है इसमें, एक है MH जॉर्ज वर्सेस महाराष्ट्र राज्य 1965 सुप्रीम कोर्ट। एक तो ये केस लॉ है, इसमें यही कहा था कि जो सेक्शन 79 है यानी प्रेजेंट में BNS की सेक्शन 17 है वो तथ्य की भूल को स्वीकार करती है, यानी जो मिस्टेक बाय फैक्ट है तथ्य की भूल को क्या करती है, स्वीकार करती है, लेकिन विधि की भूल को जो मिस्टेक बाय लॉ है उसको अस्वीकार करती है, यानी उसको स्वीकार नहीं करती है। ठीक है ना, सेक्शन 79 पर ये केस है। उसके बाद में जो दूसरा केस है इसमें इंपॉर्टेंट, वो है R वर्सेस बेली का केस। ये R वर्सेस बेली का केस है 1800 का। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में जहाज का एक कप्तान था, वो जहाज पर 17 मई 1799 को उसने अपराध किया। जहाज के कप्तान ने जहाज पर 17 मई 1799 को अपराध किया और वह अपराध 10 मई 1799 से पहले अपराध वो नहीं था। 10 मई 1799 से पहले वो अपराध नहीं था। अब जब उसने 17 को किया तो ये कहने लगा कि उसे 10 तारीख वाले जो है, चूंकि 10 मई से पहले वो अपराध नहीं था और 17 को उसने अपराध किया, तो 10 के बाद में 7 दिन तक उसे पता ही नहीं चला कि ये अपराध बन गया उसका कार्य। तो उसने बचाव में अपने डिफेंस में यही तर्क जो दिया, लॉजिक प्रस्तुत किया कि 10 मई 1799 को जो कानून पारित हुआ है उसका उसे पता ही नहीं था, उसे ज्ञान ही नहीं था, क्योंकि वह देश से बाहर था। तो कोर्ट ने इस बचाव को, इस डिफेंस को डिनाई किया, अस्वीकार किया और उस कप्तान को, जहाज के कप्तान को दोषी ठहराया। ठीक है, तो ये यहां पर ये केस है दूसरा। तीसरा इसमें जो केस है वो है विशंभरी कहार। विशंभरी कहार का केस है 1868 का। इस केस में क्या हुआ था कि देवी को प्रसन्न करने के लिए बच्चे की बलि दे दी थी इसमें बाप ने, बच्चे की बलि दे दी थी देवी को प्रसन्न करने के लिए। तो यहां पर भी उसको जो है वो तथ्य की भूल यहां पर नहीं ठहराया गया था। ठीक है ना, और बच्चे को बलि देना मतलब वो विधि की भूल के अंतर्गत में आया था कि वो समझ रहा कि बलि देना हमारी परंपरा है और ये वो है, तो उसके आधार पर यहाँ पर वो विधि के अधीन दंडित किया गया। दूसरा वाद है इसमें शिएट अली का वाद है इसमें 1915 का पटना हाई कोर्ट का। इस केस में क्या हुआ था कि जो पति था, पति ने पत्नी के ऊपर से भूत भगाने के लिए उसे इतना पीटा कि उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, फिर भी तो पति को जो है वो हत्या के लिए यहाँ पर क्या ठहराया, दोषी ठहराया गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने जो है वो 14 से लेके 18 तक 17 तक हमने ये पढ़ लिया, 4 सेक्शन 14, 15, 16 और 17। अब जो आगे सेक्शन पढ़ेंगे वो एक अलग ग्रुप बनाएगा। 18 जो सेक्शन है वो अलग है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 81 अलग आएगी, फिर 81 कह रहे हैं मतलब 19 सेक्शन अलग आएगी, फिर 20 और वो सब। तो इस तरह से जो अलग अलग रहेगा ग्रुप के हिसाब से, उसके हिसाब से इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये मेंस के हिसाब से भी है तो इतना आपको वहां पर लिखना भी है। और देखो ज्यादा इसमें लिखना भी नहीं है आपको, वहां पर इतना ही बहुत है। जो इसके जो फैक्ट हैं आपको वहां पर जो मेंस में जब भी आपको लिखना है,
मेंस में जब भी आपको लिखना है तो वहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, परिभाषा देनी है, और जिसकी परिभाषा नहीं है वहां आपको डायरेक्ट ही क्या करना है, सेक्शन बताते हुए एक्ट की सेक्शन, यानी जैसे आप बताओगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 14 के अंतर्गत जो तथ्य की भूल को जो है वो क्षम्य ठहराया गया है, विधि की भूल को क्षम्य नहीं ठहराया गया है 14 और 17 के अधीन, ठीक है ना। और उसके प्रावधान जो है इस तरह से है, धारा 14 ये कहती है, फिर धारा 14 का प्रावधान आपको देना है, फिर धारा 14 के प्रावधान के बाद में एक यहाँ पर फिर इलस्ट्रेशन आप दे दो, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, धारा 17 का जो आपको प्रावधान देना है, फिर आपके पास में टाइम है तो ही वहां पर फिर इलस्ट्रेशन देना, और फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको केस लॉ जो है वो देने हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, और अब देखिए आप इतने बड़ा क्वेश्चन उसमें आएगा भी नहीं, तो ये सिर्फ आपको कितना लिखना है, जितना आपको इसमें फैक्ट दे रखा है उससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। ये जो लाइन यहां से लेके और यहां तक दे रखी है इतना ही आपको याद रखना है, बस इतना ही पता रहेगा तो आप जो है वहां पे कवर कर ले जाओगे। और इससे ज्यादा लिखने में आप कहे तो वहां आपका टाइम भी हो जाएगा और आपका जो है पेपर भी छूट जाएगा। तो इसलिए कम लिखना है, सही लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, कल को फिर मिलते हैं, कल को फिर आगे उससे पढ़ेंगे। तो जनरल एक्सेप्शन ये 3-4 वीडियो में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच आज के लिए।